हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ की सेकंड एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के कारण बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए ये कोई सोलेनॉइड है। ठीक है, ये क्या है? एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रा किया है। जिसके अंदर क्या लिया है? एक रेक्टेंगुलर लिया है ABCD, जिसकी लेंथ कितनी है? L। क्लियर? ठीक है, तो L लेंथ का क्या है? एक रेक्टेंगुलर लिया है। अब यहाँ से इस रेक्टेंगुलर के प्रत्येक पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर के प्रत्येक पॉइंट पर क्या करना है? हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि इस सोलेनॉइड के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, मान लिया कोई पॉइंट P। ठीक है, अब लेटर रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, माना कि एक रेक्टेंगुलर लूप ABCD है इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड इट, इसके अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? ठीक है, तो कितना वैद्युत क्षेत्र बनेगा? क्लोज इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A टू B, B टू C, C टू D, D टू A। ठीक है, तो यहाँ से क्लोज इंटीग्रल A से B कितना बनेगा? B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रल B से C, B टू C, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रल C टू D, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रल D टू A, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। क्लियर? यही बनेगा। यहाँ से क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल A टू B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा? BDL cos थीटा प्लस इंटीग्रल B टू C, यहाँ भी क्या हो जाएगा? BDL cos थीटा प्लस C टू D, BDL cos थीटा प्लस D टू A, BDL cos थीटा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट B डॉट DL का डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा? VDL cos थीटा। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, पहले हम देखते हैं A और B। ठीक है, तो A और B के लिए पाथ ये है। ठीक है, A और B के लिए क्या है? एलिमेंट जो है। ठीक है, तो यहाँ से A और B पाथ के लिए B डॉट DL। ठीक है, B और DL के बीच DL क्या है? एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच A टू B के लिए जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, वो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, बट B टू C के लिए, B टू C के बीच, ठीक है, B और DL के लिए जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। C टू D के लिए जो एंगल बनेगा B और DL के बीच वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है और C टू D ये डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस D टू A के लिए जो एंगल बनेगा B और DL के बीच वो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A टू B VDL cos 0 डिग्री प्लस B टू C
बी डी एल कॉस 90 डिग्री प्लस सी टू डी बी डी एल कॉस 180 डिग्री प्लस डी टू ए बी डी एल कॉस 90 डिग्री। क्लियर, यही बनेगा। अब यहाँ से देखते हैं कि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। एंड कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो 180 डिग्री है वो क्या है, ये जो है आउटसाइड है। ठीक है, ये क्या है आउटसाइड। तो यहाँ पर कोई भी फील्ड है ही नहीं, यहाँ पर कोई भी फील्ड है ही नहीं। तो इसलिए cos 180 यानी कि ये वाली जो टर्म है, ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं है। क्लियर, और cos 90 की वैल्यू तो 0 होती ही है, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और cos 90 ये टर्म भी कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये तीनों टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगी 0। ये इसलिए 180 की वैल्यू -1 होती है, बट यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी फील्ड ना होने की वजह से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और ये दोनों cos 90 और cos 90 0 इसलिए हो जाएंगे क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा क्लोज इंटीग्रल v वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू a टू b v डी एल कॉस 0 1। क्लियर, तो यहाँ से b को हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा a टू b डी एल। ठीक है, और डी एल का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है 1 इंटू डी एल है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा l। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी एल। क्लियर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्लोज इंटीग्रल वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू आ गया बी एल। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1। बट लेकिन y एम्पियर्स ला क्या होता है वो हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल है, दोनों कैसे हैं इक्वल हैं, तो दोनों को क्या करेंगे इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो बी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई। बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड क्या होता है, कोई भी एक बेलनाकार वस्तु है और उसके ऊपर अगर हम क्या करें वायरिंग कर दें, वायर लपेट दें, तो वो क्या बन जाता है एक सोलेनॉइड बन जाता है। इस तरह से उसके ऊपर ठीक है कोई तार लपेट दें तो वो क्या बन जाता है सोलेनॉइड। अब यहाँ पे ये लपेटे गए तारों की संख्या, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो वो मैंने मान लिए कि नंबर ऑफ टर्न्स, ये वाले जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n। ठीक है, लिख लेते हैं इफ़ coil contains n number of turns। ठीक है, कितने हैं n नंबर ऑफ टर्न्स, देन तब बी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। यही हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। अब n क्या है, n हम लोग जानते हैं, बट n इज इक्वल टू क्या है एन एल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा एन एल। तो यहाँ से मिलेगा बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, ये बन जाएगा। यहाँ से एल और एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है।
ठीक है। इस रेक्टेंगुलर के किसी भी पॉइंट पर सोलेनॉइड के कारण बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B = μ0 Ni। क्लियर।